नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। क्या यूपी के संभल में हुई हिंसा सुनियोजित थी? क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यूपी के संभल को नफरत की लैब बनाने की कोशिश हुई है? 24 नवंबर को जब संभल के शाही जामा मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे कर रहे थे, तब वहां हुई हिंसा के कई सबूत सामने आ रहे हैं। यूपी पुलिस ने संभल में हुई हिंसा का वीडियो जारी किया है। वीडियो में चेहरे को रुमाल से ढकते उपद्रवी साफ नजर आते हैं। वीडियो में हिंसा के लिए उकसाने का सबूत भी छिपा है। वीडियो में तोड़फोड़ करते लोग नजर आ रहे हैं। यूपी प्रशासन का दावा है कि रातों रात इसकी प्लानिंग की गई थी। 10-15 किलोमीटर एरिया से बाहरी लोग बुलाए गए। एक साथ 3 तरफ से पथराव हुआ। पुलिस ने हिंसा के लिए लाई गई 2 मुही छुरी जैसी चीजें भी बरामद करने का दावा किया है। इस बीच शाही जामा मस्जिद के सदर और केस के वकील जफर अली से पुलिस ने पूछताछ की है। उनके खिलाफ अफवाह फैलाने के आरोप भी हैं। पुलिस ने संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और एसपी विधायक नवाब इकबाल के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कुल तकरीबन 800 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सवाल पब्लिक का है कि क्या संभल को सुलगाने की साजिश सियासी है? यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि 19 नवंबर को कोर्ट कमिश्नर ने पहली बार वहां का सर्वे किया था। तब सब शांति से निपट गया था। 22 नवंबर को जुमे की नमाज में भी भारी भीड़ उमड़ने के बावजूद अप्रिय स्थिति नहीं पैदा हुई थी। लेकिन 23 नवंबर को यूपी उपचुनाव के नतीजे आए। यूपी ने 7-2 के आंकड़े से एनडीए के पक्ष में जनादेश दिया और 24 नवंबर की सुबह जब सर्वे कमिश्नर सर्वे करके लौट रहे थे, तब ये हिंसा हुई। अखिलेश यादव ने हिंसा के लिए कटघरे में खड़े जियाउर रहमान बर्क का ये कहकर बचाव किया कि वो तो घटना के वक्त संभल में थे ही नहीं। आरोपों के घेरे में आए जियाउर रहमान के लिए क्या ये तर्क किसी के गले उतरता है? अखिलेश ने यह कहकर योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठाया कि चुनाव की धांधली पकड़ी ना जाए, इसलिए दंगा फैलाया गया। लेकिन सवाल पब्लिक का है, हिंसा के लिए भीड़ वहां आई क्यों? क्यों पुलिस पर पथराव करने पर अखिलेश खामोश नजर आ रहे हैं? संभल के पत्थरबाजों पर आखिर अखिलेश मुलायम क्यों है? योगी के खिलाफ साजिश पक्की है? क्या संभल की रिपोर्ट यही इशारा करती है? यही है सवाल पब्लिक का। संभल हिंसा मामले में विपक्ष सबसे बड़ा सवाल यह उठा रहा है कि आखिर जब 19 नवंबर को एक बार सर्वे हो गया तो दोबारा किसके आदेश से सर्वे हो रहा था? यहां मैं 23 नवंबर की कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव की चिट्ठी दिखाना चाहती हूं। इसमें साफ लिखा है, 19 नवंबर को सभी पक्षों की मौजूदगी में करीब 1.5 घंटे तक सर्वे हुआ। परिसर के अंदर रोशनी की कमी थी, जिसकी वजह से आंशिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई। सर्वे के दौरान परिसर के अंदर और बाहर नारेबाजी कर रही भीड़ इकट्ठा हो गई और ऐसे में सर्वे रोक दिया गया था। 24 नवंबर को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दोबारा सर्वे करने की सूचना इसी चिट्ठी में मौजूद है। यह चिट्ठी मस्जिद कमेटी के सदर और वकील जफर अली को भी सौंपी गई है। इसका एक्नॉलेजमेंट भी इसी चिट्ठी में उस हस्ताक्षर में नजर आ रहा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि संभल में हालात बिगड़ गए? क्या हिंसा के लिए प्लानिंग का आरोप और अफवाह फैलाने का आरोप दमदार है? सुनिए अफवाह फैलाने के लिए पुलिस की पूछताछ का सामना करने वाले जफर अली का वही बयान जिस पर वो कटघरे में आए। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई
और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम कौन थी ये? संबल? एसडीएम संबल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया जाए, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। जब जफर अली को यह पता था कि कोर्ट कमिश्नर का मैंडेट सिर्फ सर्वे का है, फिर उनके द्वारा आज जामा मस्जिद की दुहाई जैसी बातें क्यों कही गई? मैं आपको हिंसा के वक्त मस्जिद से हुई शांति की अपील और स्थानीय लोगों का वो बयान भी सुनवाती हूं जिसमें हिंसा में बाहरी लोगों के शामिल होने का दावा है। और ये उस वक्त की रिपोर्ट है जब ये सब कुछ हमारे रिपोर्टर और कैमरा लाइव थे ग्राउंड जीरो पर। ये देखिए मस्जिद से इस वक्त अनाउंसमेंट किया जा रहा, सुनिए। ड्रोन ऊपर वीडियोग्राफी करते रहो, वीडियोग्राफी। छतों पे कोई ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि जो यहाँ पे कोई ऐसी बात हो। और मोहल्ले का मुझे तो लगता नहीं कोई भी बंदा यहाँ पे ऐसा हो। लगता है आपको बाहर से लोग आए थे? सब ये बाहर की ही पब्लिक थी जितनी भी थी, यहाँ का कोई ऐसा बसिंदा है ही नहीं। बस ये है कि कोई अगर खड़ा भी हो गया हो तो अपने घरों पे खड़ा हो गया हो, एक अलग बात है। और छतों पे से तो कोई हिसाब ही नहीं है। इस बीच संभल प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। पुलिस का दावा है कि हिंसा के सबूत जुटाए जा रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए पुलिस का ये बयान। मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया और उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पांव में भी लगा। 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा। और रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी इनके अंदर कुछ न कुछ रहा हो। घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं और वो सारा रिपोर्ट के अंदर है, वो आपको मिल जाएगा तो पता। बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया था। संभल को लेकर असल सवाल राजनीति का है। अखिलेश यादव हिंसा के लिए योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने पथराव का सामना कर रही पुलिस का वो वीडियो तो पोस्ट किया जिसमें पुलिस अपने बचाव में फायरिंग कर रही है, लेकिन पथराव करने वालों को अखिलेश ने एक बार भी कटघरे में नहीं खड़ा किया। अखिलेश यादव आज जियाउर रहमान बर्क समेत अपने कुछ सांसदों को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मिलने गए। सुनिए अखिलेश का ये बयान। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है, और किसने कराया? सरकार ने कराया। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया, ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा? संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अखिलेश सवाल उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर, लेकिन पथराव करने वाले कहां से आए, कौन था जिसके इशारे पर भीड़ हमलावर थी, इसे वो नजरअंदाज करते दिख रहे हैं। नवभारत के कैमरे पर कैद हमले की इन तस्वीरों को देखिए। पुलिस को इशारा कर रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए विरोध पुलिस का हो रहा है। ये देखिए पत्थर चला, ये देखिए पत्थर चला यहाँ पर, और ये टीयर गैस, देखिए पत्थर चलना शुरू हो गया है। ये देखिए ये टीयर गैस चला और ये पत्थरबाजी यहाँ पर फिर से शुरू हो गई। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर, आप सिर्फ हमारे कैमरे पर देखिए किस तरह से एक्सक्लूसिव देखिए बड़े बड़े पत्थर जो है इस वक्त फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये देखिए ये बड़े बड़े पत्थर जो है यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। क्या मकसद है? तो आज सवाल पब्लिक पूछ रही है
क्या संभल हिंसा में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सियासी साजिश के सबूत पक्के हैं? हिंसा के लिए सांसद जियाउर रहमान बर्क कटघरे में हैं, क्या इसलिए अखिलेश पत्थरबाजों पर सख्त नहीं दिख रहे हैं? क्या संभल की हिंसा कोर्ट के आदेश और जनता के जनादेश के खिलाफ उपद्रव है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ आज स्टूडियो में तहसीन पूनावाला जी कांग्रेस के सपोर्टर हैं, दानिश कुरैशी AIMIM के प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को। अनुराग भदौरिया जी, मैं पूछना चाहती हूं, आप सवाल खड़े कर रहे हैं, अखिलेश जी सवाल खड़े कर रहे हैं, यह आपका हक है, लेकिन सवाल खड़े करते वक्त क्या आप भूल रहे हैं कि पत्थरबाजी भी हुई थी? जो फोटोएं ट्वीट हो रही हैं उन फोटोओं में कहीं ना कहीं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बंदूकें नजर आ रही हैं, लेकिन पत्थरबाजों का कोई भी वीडियो नजर नहीं आ रहा। मैं पूछना चाहती हूं, क्या समाजवादी पार्टी एक तरफा वार कर रही है क्योंकि निशाना सिर्फ योगी आदित्यनाथ है? नाविका जी, आपने जो विश्लेषण किया उसी के अगर पॉइंट में मैं बात करूं, आप कह रहे हैं कि जामा मस्जिद से अपील हो रही है शांति बनाए रखने के लिए, इसके मतलब कि वहां पे जो लोग थे वो शांति चाहते थे। आप कह रही हैं कि 19 तारीख को जो सर्वे हुआ उसमें जब काफी लोग इकट्ठे हो गए थे, लाइट कम हो गई थी, 1000 की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, उसके बाद उन्हें नारेबाजी करने लगे, सर्वे रुक गया और वह वापस चले गए। आपकी दूसरी बात भी हमने मान ली। तीसरी बात आपने कहा कि अभी एसपी साहब भी कह रहे कि बाहर से 10-15 किलोमीटर से लोग आ गए थे। अब बताइए 19 तारीख को जब लोगों की भीड़ देख ली थी पुलिस ने कि सर्वे में इतनी भीड़ इकट्ठी होगी, तो क्या जिम्मेदारी नहीं होती जब 24 तारीख को सर्वे करने जा रहे हैं तो उसके पहले इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पूरा चौकन्ना रहता, उनका जो आईबी डिपार्टमेंट पूरा वहां पे चौकन्ना रहता और उस तरह से सारी व्यवस्था सैनिटाइज करता उस इलाके को कि वहां पे पत्थर हैं कि नहीं है, जैसा कि लोगों का कहना है और लोग कह भी रहे हैं कि वहां घरों के ऊपर से पत्थर नहीं चले हैं, पत्थर जो आए हैं बाहर के लोग उन्होंने चलाए हैं। तो कौन बाहर के लोग, जो इतने हजारों की संख्या में बाहर के लोग आ गए और पुलिस वालों को पता ही नहीं चला, पूरे सिस्टम को पता नहीं चला। 10 किलोमीटर से लोग पत्थर लिए चले आ रहे हैं और सिस्टम को पता ही नहीं चला। और पत्थर अगर रखे भी थे वहां पे इतने, जिस तरह के पत्थर और ईंट दिखाई पड़ रही, इसमें तो हजारों की संख्या में ईंट और पत्थर है, तो ये इतने ईंट और पत्थर आ गए और पुलिस को पता ही नहीं चला। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात लग रही है भाई। और वहां गोलियां भी चल गई और वहां देसी कट्टे भी आ गए यहाँ पे, और लोग 4 हमारे बीच के 2 युवा हैं, उनकी मौत हो गई। सोचिए अब कितनी दुखद है, कितना चिंताजनक है। मैं तो ऐसी घटना बहुत ही निंदनीय है और इसका मैं कहता हूं कि मैं तो अपील भी करता हूं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, सबको शांति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी फेलियर को कैसे छुपा सकता है भाई? एसपी साहब कह रहे हैं 10-12 किलोमीटर की दूर से आगे होंगे, तो कैसे आगे, मैं पूछना चाहता हूं। जब चुनाव होता है बैरिकेड लग जाता है, जब कोई सैनिटाइज किया जाता है जगह तो बैरिकेड कर दिया जाता है कि कम से कम 1-2 किलोमीटर के बीच में बैरिकेडिंग कर दी जाती है, कोई असामाजिक तत्व, कोई व्यक्ति अंदर ना पाए। फिर ये इतने लोग कैसे आ गए नकाब पोस्ट करके? कौन है ये लोग, किसके लोग हैं? ये बड़ा इंक्वायरी का विषय है, कौन है, किसके लोग हैं, ये इंक्वायरी का विषय चिंता का विषय है कि जो आके वहां पे पत्थर फेंक के बहुत अच्छी बात कही आपने अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी बहुत अच्छी कही कि ये इंक्वायरी का विषय है, लेकिन इंक्वायरी होने से पहले ही अखिलेश जी ने तो जियाउर रहमान बर्क साहब को क्लीन चिट दे दिया कि वो तो वहां था ही नहीं, वो वहां बेंगलोर में था, तो उनके खिलाफ FIR क्यों है? तो क्लीन चिट देने के लिए इंतजार कीजिए। दूसरा सवाल, उन्होंने तो कहा कि जब एक सर्वे हो चुका था तो दूसरा सर्वे हुआ ही क्यों? भाई साहब, दूसरा सर्वे होने का कोर्ट का ऑर्डर, ये चिट्ठी जो सबको दी गई थी जिस पर हस्ताक्षर है मस्जिद कमेटी के, ये शायद किसी ने सत्य उनको बताया नहीं। इसीलिए दोबारा पूछती हूं, क्या ये सुनियोजित था क्योंकि योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाना था? 22 को वहां कुछ नहीं हुआ जिस दिन जुम्मे की नमाज थी, 19 को कुछ नहीं हुआ जिस दिन पहली बार सर्वे हुआ, लेकिन 24 को रिजल्ट आने के बाद क्या, कौन मचला, क्यों मचला, यह सवाल जायज है या नहीं? एकदम सही सवाल आपने पूछा है, आपने सरकार पे सही सवाल उठाया है।
कि जब 19 को कुछ नहीं हुआ, 19 को भीड़ आई, भीड़ ने कोई किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं करी, उसके बाद 22 में भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, भीड़ आई, तो 24 में ये पुलिस प्रशासन क्यों नहीं चौकन्ना हुआ जो इतनी बड़ी घटना हो गई? ये बाहर के कौन लोग आ गए, कैसे आ गए, किसने आने दिया, बैरिकेटिंग क्यों नहीं हुई, सैनिटाइज क्यों नहीं हुआ? जब वोटिंग हो रही थी तब तो पूरी बैरिकेटिंग लगी थी, तब तो चारों तरफ से बैरिकेटिंग थी, लेकिन इतना सेंसिटिव मामला, सर्वे हो रहा है और आपने सैनिटाइज नहीं किया और किसी के घर से पत्थर नहीं चले, फिर ये पत्थर वाले कहां से आ गए अचानक हजारों की संख्या में? ऐसा तो नहीं छूमंतर पत्थर वाले प्रकट हो गए, छूमंतर से तो हुए नहीं होंगे भाई। इतने 10-12 किलोमीटर से अगर इतने हजारों की संख्या में लोग आए हैं तो आते हुए दिखे होंगे ना, कहां से आए, कैसे आए? इसके मतलब पुलिस प्रशासन का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल था। लेकिन एक आपके सारे सवाल जायज हैं अनुराग भदौरिया जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपके सवालों से, लेकिन मैं सिर्फ यही पूछना चाहती हूं राकेश त्रिपाठी जी कि सवाल यहां टीवी पर आ रहे हैं, ट्विटर पे एक तरफा सवाल पूछे जा रहे हैं, पत्थरबाजों का कोई सवाल पूछा ही नहीं गया समाजवादी पार्टी द्वारा, क्यों? लेकिन अमिता जी 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन दोनों ने सबसे बड़ा मुद्दा उठा रखा था कि देश का संविधान खतरे में है। बाकायदा राहुल गांधी संविधान की प्रतियां भी बांट रहे थे। वो अलग बात है कि उसके पन्ने सादे होते थे, पन्ने खाली होते थे। बार बार संविधान को लेकर के समाजवादी पार्टी ने बहुत अफवाह फैलाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, संविधान को बचाना है, इससे संविधान की लड़ाई लड़ती है। न्यायपालिका का फैसला संवैधानिक शक्ति से युक्त होता है। न्यायपालिका इसी संविधान से सेपरेशन ऑफ पावर के तहत बनी है, जिसको पूरी शक्ति अख्तियार होती है, और न्यायपालिका के फैसले से आपकी असहमति है तो इसी न्यायपालिका के दूसरी अदालतों में, ऊपरी अदालतों में यही संविधान आपको ये संवैधानिक अधिकार देता है कि आप अपील कर सकते हैं। सड़कों पर आकर के अपने हाथों में पत्थर नहीं उठा सकते, आप चिंगारी लेकर के शहर को जला नहीं सकते हैं, आपको यह अख्तियार नहीं है कि आप हाथों में असलहे लेकर के पुलिस पर तान दे और पुलिस पर गोलियां चला दे। ये बार बार कह रहे हैं कि पुलिस का फेल्योर था, 16 पुलिसकर्मी घायल है, पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। आज एसपी का पीआरओ इस समय जीवन मरण से मौत से जूझ रहा है, अनुराग भदौरिया को इसकी जानकारी नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई न की होती तो पूरा संभल जल रहा होता। आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आग लगी होती ठीक वैसे ही जैसे मुजफ्फरनगर में आपके शासनकाल में लगी थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत सूझबूझ का परिचय देते हुए, बहुत संयम के साथ इस पूरे मामले को नियंत्रित करने को, संभल को संभालने की कोशिश की है, और इसीलिए आज संभल संभला हुआ है, संभल शांत है। लेकिन निश्चित तौर पर यह गंभीर सवाल है कि रामगोपाल यादव जब कहते हैं कि कोर्ट के ऐसे फैसले आएंगे तो पत्थर तो चलेंगे ही, क्या आप अराजकता को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या कोर्ट के फैसले को खुलेआम सड़क पर चुनौती देने के लिए लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं? क्या आप संविधान को खुलेआम धज्जियां मखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं? शर्म नहीं आती है? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा एक बार भी ये नहीं कहते हैं कि अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने कोर्ट के फैसले के खिलाफ आकर के सड़क पर इस तरह का उपद्रव मचाने की कोशिश की है। एक बार अनुराग भदौरिया के मुंह से नहीं फूटता है कि वो अराजक तत्व जिन्होंने गोली चलाने का दुस्साहस किया है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ राष्ट्र का तामील करनी चाहिए। इनका सारा जोर है कि पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर दी गई, डीएम को सस्पेंड कर दीजिए, एसपी को सस्पेंड कर दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दे दे। सारे प्रयास यही है कि कैसे राज्य की सत्ता इनके हाथों में हथियार ले और ये दंगाइयों को, उपद्रवियों को ये प्रोत्साहित करने का काम करे। और मैं बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं कि 2024 के चुनाव परिणाम में समाजवादी पार्टी को जैसे ही कुछ सीटें बढ़िया गई, इन अराजक तत्वों के हौसले बुलंद हो गए। इनको लगता है कि अब तो समाजवादी पार्टी हमारी खैरख्वाह ताकतवर हो गई है, और इसीलिए ये बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या को वाजिब ठहराने के लिए कहते हैं कि वहां डीजे बजना था इसलिए गोली चल गई, और अब यहाँ कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला ऐसा आ गया था। राकेश त्रिपाठी जी, इस चुनाव में तो आपको ज्यादा सीटें आई, तो अराजकता की हिम्मत समाजवादी पार्टी में इस बार क्यों आ गई? दोनों बार कब जब सीटें ज्यादा आए तब भी अराजकता वो फैलाते हैं, जब सीटें कम आए तब भी अराजकता वो फैलाते हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा है ये भी तो सवाल उठता है। निश्चित तौर पर प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है उसके बारे में हम जानकारी भी दे रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई की जाएगी। हमने आइडेंटिफाई किया है, ड्रोन कैमरों से लगा करके वीडियो कैमरों में उनकी करतूत रिकॉर्ड हुई है, उन सबके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होगी जिन्होंने आगजनी करने का प्रयास किया है। और मैं चेतावनी देकर के बता रहा हूं, आपके देख रहे दर्शक इस बात को समझ ले कि जिन लोगों ने भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है,
जिन्होंने निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां उनकी संपत्ति बेच करके उसकी भरपाई होगी। हम कानूनी संदर्भ में बना चुके हैं और मैं इसलिए अपील कर रहा हूं संभल के निवासियों से, नागरिकों से, कि किसी प्रकार के उकसावे में बहकावे में आकर के अपना जीवन बर्बाद न करो, क्योंकि घर दुकान मकान कुर्क हो जाएगा अगर आपकी भूमिका उसमें साबित पाई गई, अगर साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया है। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी इस सेंसिटिव मुद्दे पर जिस तरह की घृणित राजनीति कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। न्यायपालिका के खिलाफ अगर उकसाने का कोई कहता है लोकतंत्र के लिए खतरा है, कोई कहता है संविधान के लिए खतरा है, और बीच में इस तरह की सिचुएशन खड़ी हो रही है। मैं पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला, अगर कोई भी राजनीतिक दल रिस्पॉन्सिबल कहलाना चाहता है एक नेशनल लेवल पर, तो उसे दोनों तरफ के चित्र दिखने चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर बार आपको एक तरफा वार करने की आदत सी पड़ गई है? हमेशा सवाल प्रशासन से ही पूछा जाता है, कभी जो वहां पर उपद्रव कर रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल लोगों की आंखों पर पट्टियां क्यों लगी होती हैं? जब भी या अखिलेश यादव जी के बयान देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी के बयान देख लीजिए, प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान, राहुल गांधी के बयान, हर बयान पर एक तरफा सिर्फ प्रहार है योगी आदित्यनाथ पर। मैं पूछना चाहती हूं, पत्थरबाज कहां से आए? मुंह ढककर, वहां रुमाल बांधकर जो लोग पुलिस कर्मियों को मार रहे थे, एक पुलिसकर्मी को गोली भी लगी है, एक का सर फूटा है, 15-20 घायल हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, एक शब्द, एक भी शब्द उनके लिए क्यों नहीं आता? क्या यही राजनीति आप करना चाहते हैं? हर वक्त सिर्फ वोट बैंक की राजनीति? मैं पूछना चाहती हूं, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, क्यों रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन नहीं हो सकता? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। 2 या 3 चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आपका सबसे पहला सवाल है, क्यों सवाल केवल प्रशासन से पूछा जाता है? मुझे नहीं पता था एक लोकतंत्र में, मैं बड़ी विनम्रता से आप कह रहा हूँ, कोई सरकास्टिकली नहीं कह रहा हूँ, और किसी से सवाल पूछने चाहिए, चाहे किसी भी पक्ष के लोग गिल्टी हो, सवाल तो प्रशासन से ही पूछा जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर आखिर में किसकी जिम्मेदारी है? मुझे याद है नाविका जी, मुझे मौका मिला था आपके शो में जब बहराइच के दंगे हुए तब ज्वाइन करने को। वहाँ पे एक गरीब लड़के ने अपनी जान खोई थी, तब भी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, और आज भी मैं संभल के लेकर वही सेम सवाल पूछ रहा हूँ, और वो सवाल रिपीट हो गया। अगर आप मेरा उस वक्त का आप डिबेट लगा दोगे, सेम सवाल है। नाविका जी, पत्थर तो ऐसे आ नहीं सकते, इसको कलेक्ट करना पड़ता है। इंटेलिजेंस कहाँ थी? ये सर्वे होना था, आपके पास चिट्ठी है, साइन ली गई थी, क्या उस वक्त ड्रोन सर्वे नहीं हुआ? कि जबकि आप जानते हो नाविका जी कि कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है हमारे देश में, देश भर में, और उत्तर प्रदेश में रिपीटेडली हो रहा है। चलो मैं मान लेता हूं मुसलमान गलती है, मैं मान लेता हूं ये बात, मुसलमान गलत है, चलो मैं कहता हूं, तब ड्रोन सर्वे नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, वहां पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की ताकि कोई ऐसी घटना ना घटे जिसकी वजह से पत्थरबाजी हो, गन्स आए? वहां पर भी बहराइच में भी गन्स निकले थे बाहर, ये बात क्या एक्सपीरियंस था? बार बार अगर ये फेलियर हो रहा है तो इस फेलियर में किसका फायदा हो रहा है? यकीनी तौर पे सपा का नहीं हो रहा है, कांग्रेस का नहीं हो रहा है, तो किसको इससे फायदा हो रहा है? पॉलिटिकल फायदा ऑब्वियसली भाजपा को हो रहा है। मैं लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं, 30 सेकंड का समय, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। मैं आपके दर्शकों को एक चीज कहना चाहता हूं, बहराइच में एक गरीब लड़का मरा, वो हिंदू था। संभल में जो गरीब मरे वो मुसलमान थे। गरीब ही मरता है, ना MIM का कोई नेता का बच्चा मरेगा, ना भाजपा का कोई नेता का बच्चा घायल होगा। अगर कौम खतरे में, इनके बच्चे क्यों नहीं आते? धर्म खतरे में, इनके बच्चे क्यों नहीं आते? इनके बच्चे विदेश में जाते, अंग्रेजी में पढ़ाई करते, आपके बच्चों को छोड़ते। सोचिए इस चीज को, कब तक इनके नाद में लगोगे? ये सब पोलराइज कर रहे हैं, ये सब पोलराइज कर रहे हैं। लेकिन आप कांग्रेस को बचाकर चले गए। मैं पूछना चाहती हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ जुड़ गए, पीठाधीश्वर हैं कल्की धाम के। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपका स्वागत है। पब्लिक का सवाल आज यही है, सवाल यह है कि हर बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि एक सर्वे हो गया तो दूसरा क्यों नहीं? जिस दिन पहला सर्वे हो रहा था तो उसी दिन बताया गया था कि रोशनी कम थी, इसीलिए सर्वे को स्थगित किया गया और एक और तारीख दी गई, वो थी 24 नवंबर की तारीख। अब 3 दिन के समय में क्या हुआ? ऐसा प्रशासन की गलती है या किसी और की गलती है? ये बाहर के लोग कहां से आए? लेकिन सवाल एक उठता है, सवाल यही उठता है कि पत्थरबाजों के खिलाफ एक भी बयान नहीं। पुलिस वालों को अगर चोट लगे, गोली लगे, पत्थर लगे, 20 लोग घायल हो जाएं, एक शब्द नहीं।
सिर्फ सवाल प्रशासन से सवाल होना चाहिए, हम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक तरफा है? आचार्य जी, ऑडियो नहीं जा रहा है। मुझे लगता है आपका माइक नीचे गिर गया है। तीसरा है कानून का दृष्टिकोण। जी नहीं, माइक तो मेरे पास है जी, बोले। आपको आवाज आ रही है? हाँ, आर यू हियरिंग? हाँ जी। इसके 3 दृष्टिकोण हैं। एक है धार्मिक आस्था का दृष्टिकोण, दूसरा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, तीसरा है लॉ एंड ऑर्डर और कानून का दृष्टिकोण। तो धार्मिक आस्था के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो संभल कल की भूमि है। जिस तरह अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो संभल भी भगवान श्री कल्की की भूमि है। पुराणों में लिखा है कि संभल में 24 कोस की परिधि में 68 तीर्थ होंगे। 24 कोस यानी कि 48 किलोमीटर की परिधि में 68 तीर्थ होंगे, मध्य में शिवलिंग। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। ये चिन्ह है जहां कल्कि भगवान का अवतार होगा। इसीलिए उस 24 कोस की परिधि में 48 किलोमीटर की परिधि में 68 तीर्थ हैं और उसी परिधि के भीतर 19 फरवरी को श्री कल्कि धाम का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे यहाँ किया था। ये तो हमारी धार्मिक मान्यता है। दूसरा पहलू है ऐतिहासिक पहलू। इतिहास में ये साफ लिखा है, चाहे आप आईने अकबरी ले लो, चाहे बाबरनामा ले लो, कि अयोध्या में भी मंदिर तोड़ा गया और संभल में भी मंदिर तोड़ा गया। इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। झगड़ा सियासत का जो हो रहा है ये एक तरफ रख दीजिएगा, लेकिन सच को छुपाने की जो कोशिश हो रही है ये मैं अच्छा नहीं समझता। क्योंकि जो 500 साल पहले बाबर ने किया, अगर ये हिंदुस्तान के हमारे सारे मुस्लिम भाई, सारे मुसलमान भाई बाबर को अपना आइडियल मानते हैं तो झगड़ा होगा। लेकिन अगर हिंदुस्तान के हमारे मुसलमान भाई खुद कुरान पाक पे अमल करेंगे, इस्लाम के हवाले से मैं कहना चाहता हूं, मंदिर तोड़ के मस्जिद को बनाने की अनुमति इस्लाम नहीं देता। मंदिरों को तोड़ने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। दूसरा, इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन, लकुम दीनोकम वलय दीन, यानी लकुम दीनोकम वलय दीन का मतलब है कि हमारा धर्म हमें, आपका धर्म आपको, मुबारक हो, शुभ हो। ला इकराह फिद्दीन, धर्म में जबरदस्ती नहीं। तो बाबरनामा और आईने अकबरी में यह लिखा है कि संभल में भी मंदिर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। अब सवाल उठता है, वर्तमान में आ जाइएगा। धार्मिक आस्था की बात मैंने आपको बताई, इतिहास की बात बताई। अब सवाल है कि एक अदालत ने फैसला दिया कि साहब सर्वे करो। सर्वे करने में क्या जा रहा था? सर्वे करने जो पुलिस और प्रशासन पे उंगली उठा सकते हैं, हमें भी उठानी चाहिए, मगर जो लोगों की मौत हुई है, जिन बच्चों की मौत हुई है, मैं उस पर बहुत बेहद अफसोस व्यक्त करता हूं। मुझे बड़ा दुख है, और वो क्यों हुई, कैसे हुई, ये जांच का विषय। लेकिन मौत पे दुख व्यक्त करना मेरा राइट भी है और मेरा फर्ज भी है। मगर उस पुलिस प्रशासन को हम दोषी ठहरा रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन का दोष तब हम मानते जब ये फैसला पुलिस का होता। सर्वे करेंगे, प्रशासन कोई फैसला करता, सरकार फैसला करती कि जामा मस्जिद संभल का एक जो डिस्प्यूट है कि वो मंदिर है या मस्जिद है, इसका फैसला सरकार करके। लेकिन आचार्य जी, एक पक्ष तो ये भी है, एक सवाल ये भी है कि कोर्ट ने भी एक ही तरफ की दलीलें सुनी, दूसरी तरफ की नहीं सुनी, ये भी तो सवाल उठकर आ रहा। अब नाविका जी, अगर अदालत के फैसले पे सवाल करोगे तो फिर तो संविधान पे सवाल है ना। ये अदालत एग्जीक्यूट किसने करी? संविधान ने। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। अदालत ने यह नहीं कह दिया कि जामा मस्जिद की जगह अब आप हर मंदिर बना दीजिएगा। उसने कहा आप सर, एएसआई उसकी देखरेख कर रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है ना। अगर एएसआई देखरेख कर रहा तो जाहिर सी बात है कि एएसआई से उसका प्रमाण मांगा जाएगा, एएसआई अपनी बात रखेगा। अभी तो बड़ा लंबा चलेगा, उसमें खुदाई होने की बात होगी। और मैं चाहता हूं कि ये सच पे पर्दा डालने से सच नहीं छुपता, और मोहब्बत जो है वो झूठ की बुनियाद पे नहीं होती।
अभी तहसीन भाई बोल रहे थे, मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं राजनीतिक लोग रोटियां सेक रहे हैं। ना तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई रिश्तेदार वहां मरा है, ना अखिलेश यादव का, ना राहुल गांधी जी का वहां मरे। मैं बिल्कुल सहमत हूं, इत्तेफाक रखता हूं तहसीन भाई की बात से कि वहां वो बच्चे मरे हैं जो गरीब घरों के बच्चे हैं। लेकिन ये हुआ क्यों? क्या पुलिस पे हमला करना इस्लाम का नाम है? इस्लाम का नाम यह है कि पुलिस पे हमला करो? इस्लाम का यह नाम यह है कि पुलिस वालों को पत्थर मारो? इस्लाम का नाम यह है कि हुकूमत के रास्ते में रोड़े अटकाओ? अरे भाई इंतजार करो। अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। आचार्य जी जो कह रहे हैं इसमें कोई भी बात आपको गलत लग रही है? अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए ना। बिल्कुल, चूंकि आचार्य जी पुलिस प्रशासन को बचा के बिल्कुल सही कह रहे हैं। चंदन गुप्ता की मौत हुई थी काशगंज में, परिवार आज तक बिलख रहा है, परेशान है। राजनीति कौन कर रहा था आपको भी पता है। काशगंज में जिस गरीब बच्चे की मौत हुई रामगोपाल मिश्रा जी की, किसने राजनीति की, कौन राजनीति कर रहा था? छुपा नहीं किसी से। आज संभल में 4 बच्चों की, युवाओं की मौत हुई है। ये सब गरीब घर के बच्चे हैं, और सब गरीब घर के बच्चे, चाहे कासगंज का हो, चाहे जिस तरह से मौत संभल में हुई है या बहराइच में हुई है, इन गरीब घर के बच्चों के साथ इनकी मौत होती है। नेता जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं उनके घर का कोई नहीं जा रहा है। फिर नफरत की राजनीति क्यों करते हैं? यही तो मेरा सवाल है कि समाज को बांटने की राजनीति क्यों? समाज को आपस में यहाँ पे कहते हैं ना, समाज को मेरा सवाल एक नाविका जी आपको कौन करता है? क्यों ऐसी बातें होती हैं? समाज को जोड़ने की बात क्यों नहीं होती है? समाज को जोड़ के आगे ले जाने की बात क्यों नहीं होती है? अगर वहां सर्वे होना था तो पुलिस प्रशासन ने सैनिटाइज क्यों नहीं किया? बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई? उन्हें पता था सर्वे का विषय, आचार्य जी मामला होता है, भावनाओं से, इमोशन से जुड़ा है, तो सरकार ने क्यों नहीं पूरा सैनिटाइज किया? ये भी तो चिंता का विषय है। और इतनी दूर से वो पत्थरबाज कहां से आ गए? अनुराग भदौरिया जी, आपने डिबेट में बार बार सिर्फ पुलिस पर ही उठाया है सवाल, आपने नहीं उठाया और किसी पर, सिर्फ पुलिस वालों पर सवाल उठाया है। आचार्य जी नहीं तो किस पे उठाऊं मैं? आप बताइए किस पे उठाऊं? वो जो लोग आए कैसे आ गए, वही तो पूछ रहा हूं। लोग 10-12 किलोमीटर से इतने पत्थर बंदूक सब कहां से आ गए? तो ये सवाल किससे पूछा जाएगा? आप बताइए, बस किससे पूछे? जियाउर रहमान बर्ग से पूछिए। भाई इतने 10 किलोमीटर से जुम्मे की नमाज के दिन जो तकरीर कर रहे थे, उन जियाउर रहमान बर्ग से पूछिए सवाल। पूछे जियाउर रहमान बर्ग से सवाल कि जुम्मे की नमाज को ऐसी तकरीर क्यों की? अरे मौजूद ही नहीं था वहां पे। अरे जुम्मे की नमाज के दिन, शुक्रवार के दिन, अपनी जिम्मेदारी की नमाज के दिन छुपाते हो? नाविका जी, आपको तथ्यों की जानकारी नहीं होती है, आगे के पुत्र क्या कर रहे हो? आपके सांसद को बचाने की कितनी भी कोशिश करो, उनकी भूमिका की जांच होगी और निश्चित तौर पर कार्रवाई भी मौत होती है, क्या गुजरती है परिवार का, परिवार बर्बाद हो जाता है। ये आंसू तब कहाँ थे जब रामगोपाल मिश्र के साथ ऐसा हुआ था? अनुराग जी नहीं आए थे आंसू तब, एक बार भी उसका सवाल नहीं उठा था। लेकिन मैं दानिश कुरैशी जी आपसे पूछती हूं, आचार्य जी ने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा है कि सारा मामला कोर्ट के अधीन है, कोर्ट के थ्रू हो रहा था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तो संविधान को बहुत मानते हैं, कहते हैं जो कुछ हो इस देश में वो संविधान के मुताबिक हो। तो अगर कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दिया, 19 तारीख को आदेश दिया, उस दिन स्थगित करके दूसरा फेज फिर 24 तारीख को होना था, तो फिर ये पत्थरबाज आए कहां से, बाहर से क्यों आए? और एक संयोजित तरीके से कोई 3 तरफ से ये पथराव हुआ। जाते वक्त कुछ नहीं हुआ, आते वक्त हुआ, और अंदर एक तरह से एक र्यूमर भी चलाया गया कि खुदाई शुरू हो गई है। ये कहां से आए? ये कहां से आए? इस तरह के र्यूमर्स कहां से आए? इस तरह की अफवाहें कहां से आई? इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। तकरीर जिसकी बात राकेश त्रिपाठी जी कर रहे हैं कि 22 तारीख को जुम्मे के दिन तकरीर हुई, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बात कर रहे हैं कि 24 को बर्ग साहब वहां नहीं थे, जाकिर रहमान बर्ग। मैं पूछना चाहती हूं, तकरीर करने के बाद अगर कोई वहां दोबारा ना आए तो क्या मैसेज नहीं चला गया? ये सब सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रमोद कृष्णम की बात करूं। प्रमोद कृष्णम जो है राम मंदिर के नाम पर आचार्य जी का कहना चाहिए, हमारा जजमेंट बिल्कुल साफ बताता है। देश की सर्वोच्च न्यायालय, सुनिए, देखिए माफी चाहता हूँ, उनको आचार्य जी कहिए, कम से कम हम उनकी रिस्पेक्ट करें, हम उनसे इत्तेफाक रखे ना रखे,
उनका एक ओहदा है, हम उनको आचार्य जी कहें या प्रमोद जी कहें। देखिए, गलत बोलने वालों को ऐसा नहीं, ये गलत है, आप गलत कर रहे हो, पोलराइज मत कीजिए, ये टीवी चैनल पे मत नहीं होगा, ऐसे नहीं मेरे होगा। उनसे डिफरेंसेस है, लेकिन आप उनको आचार्य जी कहिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मैं ऐसे नहीं नहीं पढ़ना चाहता ऐसे नहीं इस तरह। मेरे को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अरे मैं जरूरी नहीं है कोई, ये मतलब चीजें जबरदस्ती ठीक नहीं, मैं बनवाएंगे इसलिए आप? नहीं आया हूँ, मैंने पहले ही नहीं, कहा था। जबरदस्ती बनवाएंगे आप? चलिए, आपकी अपने भाव की तरफ है, नहीं भैया, प्रेम का सुनिए भाव, मेरी बात, मैं आपको प्रेम बता का दूं। भाव आपके अंदर नहीं है तो ना सही। व्यक्ति हमारे साथ आप बैठे सुनिए, हुए हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट पूरी बात करें, सुनिए। अग्री ना करें उनसे। प्रेम है नहीं, ही नहीं, श्रद्धा है ही नहीं, अगर सुनिए, रिस्पेक्ट है ही बात- नहीं, आपकी मर्जी, आपका आचरण आपके अपने हाथ में। अरे यार, झूठ बोलने वाले, सुप्रीम कोर्ट के नाम से झूठ फैलाने के नाम पे आप बात करेंगे तो कैसे चलेगा नाविका? मैं तो आपकी बात को अपनी बातें खत्म कर लूं। सच, मुझे ये बता आपकी दीजिए, बातें उनसे ये सच, पूछिए कि बाकी सुप्रीम जो कोर्ट भी के कोई कौन- कहे वो झूठ, ये कैसे हो सकता है? लेकिन आप नहीं, अपनी मेरी बात बात सच रखिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात सच। सुनिए 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 हाँ, सुप्रीम कोर्ट की कौन सी लाइन ये कहती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर था और वो डिमोलिश करके बताया? उन पूछ लीजिए इनसे, कृष्णन जी, तो उसका जवाब नहीं है। मैंने तो ढूंढ लिया, उनको नहीं मिला। अगर मिले तो मेरे इल्म में इजाफा कर दे, तो फिर उसके बाद मैं जरूर तहसीन ने जो बात कही है उसके मुताबिक मैं उनका सम्मान कर दूंगा। तो ये सबसे बड़ी, तो आप एक अच्छे पद पे बैठे हैं, आप ईमानदारी की बात करिए। ये बात ठीक है कि फैसला आ गया, लेकिन आप कम से कम ईमानदारी की बात करिए। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, आप ये पूछ रही हैं कि पत्थर कहां से आते हैं। मैं बताऊं कहां से आते हैं। देखिए, हमने कहा कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे, लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। सुनिए, मुझे अब नहीं सवाल पता ये कौन है सा कि वीडियो प्रदेश दिखा का रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री सोर्स है, वो ये भाषा सही का है इस्तेमाल गलत है करता मैं है। नहीं जानती, लेकिन आप अपनी अरे ANI का है, आप अपनी ANI बात का है, आप ANI अपनी का है। बात Hold रखिए। on, hold on, सर hold मुझे on, दिख hold on। नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रहा, इसीलिए मैं कह रही हूँ चैनल इसको एंडोर्स नहीं कर सकता। आपने जो बात कही उस पर आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो रखिए। ये अरे ANI का है, ANI का है, चाहिएगा तो मैं भेज दूंगा आपको। क्लियर, इसको जूम करिए तो। किस संदर्भ में कौन सी बात है मुझे नहीं पता, इसीलिए कह रही हूं संदर्भ भी मुझे नहीं पता। योगी जी, अरे किसी भी संदर्भ में हो, मैं ये कह रहा हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि एक बार आर पार हो ही जाए, इसका मतलब क्या है? फिर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? फिर प्रशासन में जो बैठे लोग हैं उनसे आप पॉजिटिविटी की उम्मीद करेंगे? मुझे तो बताइए, या तो कह दीजिए कि ये माफ किया हुआ, ये झूठ है, ये फरेब है। देखिए, अब इससे मैं आगे आपको एक बात बताऊं, चाहे कोई 10 किलोमीटर से आया हो, 12 किलोमीटर से आया हो, 15 किलोमीटर से आया, मैं कह रहा हूं अगर 100 किलोमीटर से नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचा था तो ये जिम्मा किसका था? दूसरा एक मैं वीडियो आपको बताऊंगा कि वीडियो किस तरह से, अरे पुलिस के ऊपर हमला हुआ या पुलिस की मौजूदगी में हमला होता है तो क्या होता है, मैं आपको दिखाऊं, ऐसा होता है। ये दूसरा वीडियो देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ही है और ये आपके चैनल पे भी होगा ही, चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको। नहीं, आपको जो आपके पास कुछ वीडियोस हैं तो जाकर पुलिस को दे दीजिए, प्रशासन को दे दीजिए, कोर्ट को दे दीजिए। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूं, योगी जी का इन्होंने एक क्लिप दिखाया, मुझे मेरी रिसर्च टीम बता रही है कि ये तब का क्लिप है जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, मुझे नहीं पता, शायद ऐसा हो सकता है कि था, नहीं था, मैं इसका संदर्भ नहीं जानती, लेकिन फिर अगर संदर्भ के बिना बात करनी है तो यह भी कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा योगी मोदी तो मठ चले जाएंगे, गुफा में चले जाएंगे, तब हम ही रहेंगे यहां पर। 15 मिनट का भी वो कुछ कुछ कहते रहते हैं। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, संदर्भ के बिना अगर बातें उठाई जाएं तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन संभल में जो हुआ, संभल की जो रिपोर्ट है उसमें क्या एक तरफा बयानबाजी हो रही है? क्या सच कहीं दोनों तरफ की बयानबाजियों के बीच का है? नविका जी, सबसे पहले तो ये कि आज के दिन व्हाट अबाउटरी करना और ये कब हुआ था, कोई पुराना वीडियो दिखाना या पुराना ऑडियो दिखाना, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला कुछ नहीं होता। मुझे तो शर्म आ रही है। संभल में 4 बच्चों की जान चली गई, अब उनके परिवार को मिला घाव कभी भरा नहीं जा सकेगा। अब चाहे वो किसी के उकसावे में आकर बहक कर चले गए हो पत्थरबाजी करने, या उनका कोई दोष न हो, वो बेचारे उधर से गुजर रहे थे, पता नहीं कहां से किसकी गोली आई, लग गई, या वो उस भीड़ का हिस्सा रहे हों,
लेकिन उनके हाथ में पत्थर ना रहा हो। अब ये सारी संभावनाएं हैं, हम में से कोई नहीं जानता है, लेकिन सच क्या है? जो संभावना नहीं, जो सच है, 4 बच्चे मर गए, अपना जीवन गंवा दिया उन्होंने। और सचमुच वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क ना तो थे, ना उनका बेटा था, ना उनके परिवार के लोग थे, ना समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष था। किसी को संभल की उस मस्जिद की चिंता नहीं थी। मैं तो कह रहा हूं संभल की मस्जिद को बचाना था ना, तो मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो आरोप है, भारतीय जनता पार्टी तो उनकी दुश्मन है, लेकिन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या एआईएमआईएम या जो भी अपने को कहता है कि हम ही को बचाने, सब देश, संविधान, लोकतंत्र, कानून, अदालत, सबसे ऊपर वही है बचाने के लिए, उनमें से कोई वहां था क्यों नहीं? चिंता की बात नहीं है। अदालत ने अगर सर्वे कहा तो यह तो अच्छा होता ना कि वहां सांसद महोदय, विधायक महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय, ये लोग होते, अपने आप भीड़ वहां नहीं होती। लेकिन 3 तरफ से भीड़, और मैं फिर कह रहा हूं, जिम्मेदार तो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ और पुलिस ही होगी, क्योंकि जनता ने उनको चुना है, उन्हीं से जवाबदेही मांगी जाएगी। लेकिन अगर 2000-3000 की भीड़ 3 तरफ से पुलिस के ऊपर हमला करती है, पुलिस को जान बचाने की नौबत आती है, पुलिस 2000-3000 की भीड़ को हिंदुओं के मोहल्ले की तरफ जाने से रोक देती है, और आज हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि दंगा हो गया है, तो ये भी बात तो करनी पड़ेगी। और मैं मूल बात कर, क्या इस देश में पत्थरबाजी किसी का भी कोई प्रिय शगल हो सकता है? पत्थरबाज क्या किसी प्रशिक्षण के तहत आते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल कोर्ट में क्या हुआ, अंदर क्या हुआ, ये सब पूछने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विष्णु जैन, जो हिंदू पक्ष के और पेटिशनर भी हैं इस केस के। और विष्णु जैन जी, आपका स्वागत है सवाल पब्लिक का शो पर। और मैं पूछना चाहती हूं, क्या हुआ, क्या वहां पर इस तरह का प्रोवोकेशन था जो ये पत्थरबाजी शुरू हुई? कहीं जफर देखिए नाविका जी, देखिए नाविका, ये पूरी घटना जो है ये 19 तारीख से स्टार्ट होती है। कोर्ट के जो ऑर्डर है उसकी क्या लीगल वैलिडिटी है मैं उस पर आऊंगा, पर जरा चेन ऑफ इवेंट समझ लेते हैं। 19 तारीख को ये ऑर्डर होता है। 19 तारीख को कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर महोदय को अपॉइंट करती है और ये डायरेक्शन देती है कि आप 29 नवंबर से पहले सर्वे कंडक्ट करिए। एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने हमें ये नोटिस दिया कि सर्वे आज हम कंडक्ट करने जा रहे हैं 6:30 बजे, आप कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए। कोतवाली पुलिस स्टेशन हम पहुंचते हैं और वहां से हम सारे लोग जाते हैं इस डिस्प्यूटेड साइड में सर्वे करने के लिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और एडवोकेट कमिश्नर ने ये बताया मस्जिद कमेटी को कि आपके 3 वकील और मस्जिद कमेटी के लोग इस सर्वे के दौरान रहेंगे, बाकी किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। जब 6:30 बजे 19 तारीख की बात कर रहा हूं, जब 6:30 बजे 19 तारीख को सर्वे करने गए तो 11 लोग थे। ऐसा कैसे हो गया नाविका जी कि सर्वे के दौरान 500 से 600 लोग एडवोकेट कमीशन के ऑर्डर के वायलेशन में, कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के वायलेशन में अंदर घुस गए और सर्वे की प्रोसीडिंग्स में बाधा डालने लग गए और बताने लग गए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसमें समाजवादी पार्टी के जो एमपी हैं, जो विधायक हैं, वो सब वहां पे आ गए। किसने उनको ये परमिशन दी कि वहां पे अंदर आए एडवोकेट कमीशन के सर्वे में? उनके लिए तो कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। और उन्होंने वहां पे क्या क्या बातें कही। एडवोकेट कमिश्नर ने उसके बाद वहां पे सर्वे उस दिन नहीं पूरा हो पाया क्योंकि काफी रात हो गई थी और नाइट के फीचर स्टडी नहीं हो पा रहे थे, सही से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं हो पा रही थी। काफी भारी मात्रा में भीड़ ने उस दिन घेर लिया था चारों तरफ से। नारे अल्लाह अकबर, नारे तकबीर के नारे उस दिन लग रहे थे चारों तरफ से। इस बीच में वहां पे सर्वे नहीं हो पाया और बोला गया कि यहाँ पे नमाज का वक्त हो गया, आप लोग यहाँ से चले जाइए, ये वरना हम भीड़ को काबू नहीं कर पाएंगे। ये बात भी एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी नोटिस में लिखी है। इसके बाद एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने 23 तारीख को एक दोबारा नोटिस जारी की और जिसकी कॉपी 6:30 बजे 23 तारीख को 6:30 बजे जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं उनको रिसीव कराई गई, बाकायदा उनकी रिसीविंग है। और ये बोला गया कि सर्वे 24 तारीख को सुबह 7 से 11 के बीच में होगा। और हम लोग को ये बताया गया कि आपको कोतवाली पुलिस स्टेशन, जो वहां से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पे, वहां पे आप लोगों को पहुंचना, वहां से सारे लोग साथ जाएंगे। तो 7:30 बजे तक वेट हुआ। जफर अली साहब काफी लेट आए, 7:30 बजे आए। और मैं बहुत इस बात को जरा नोट करिएगा नाविका जी, 7:30 बजे सुबह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, सीओ, एसडीएम, मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील, राज्य सरकार के वकील, जफर अली साहब, ये सारे लोग एक साथ गए हैं सुबह 6:30 बजे डिस्प्यूटेड साइट पे सर्वे करने के लिए। हम सारे लोगों के फोन्स ले लिए गए थे और जो पीआरओ एसपी साहब थे उनके पास फोन जमा कर दिए गए थे। मैं पूछना चाहता हूं किस बिना पे बैरिस्टर साहब ने और अखिलेश यादव ने और सारे लोगों ने ये फेक इंफॉर्मेशन फैलाई कि जब विष्णु शंकर जैन सर्वे करने जा रहा था, जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहा था, इसकी वजह से दंगा हो गया।
आपको क्या शर्म नहीं आती है? मतलब कुछ तो एक लिहाज होना चाहिए कि आप कितना झूठ बोल सकते हो। ये जो आप वीडियो अभी अपने चैनल पे दिखा रही है, ये लौटने का वीडियो है नाविका जी। 11 बजे चारों तरफ से जब भीड़ ने घेर रखा था, पथराव हो रहा था, तब एक ऐसा इलाका था जो हिंदू इलाका था, जहां पे पथराव नहीं हो रहा था, जहां पे पुलिस ने काफी प्रोटेक्शन रखा हुआ था, वो सेफ पैसेज बनाया गया था। वहां से जब मैं निकल रहा था, एसएचओ वाज देयर विद मी, जो एसएचओ मुझे एस्कॉर्ट कर रहे थे कि मैं आपको कोतवाली पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, और वहां पे लोगों ने देख के नारे लगाए। जो 8:30 बजे से 11 बजे तक मेरी आंखों के सामने पुलिस की गाड़ियों में पथराव किया गया, पुलिस पर्सनल से पथराव किया गया, सर्किल ऑफिसर के पैर में गोली लगी है, कितने पुलिस पर्सनल घायल हुए, मेरे सामने गाड़ियों को आग लगाया गया, फूका गया, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे चारों तरफ, टीयर गैसें छोड़ी जा रही थी। इस बीच में हम लोग अपना सर्वे का काम कर रहे थे, और जब निकल रहे थे 11 बजे, तो उसको समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, ये सारे लोगों ने फेक इंफॉर्मेशन फैला दी कि हमने वायलेंस किया है, हमारी वजह से वायलेंस हुआ। सवाल कई खड़े होते हैं संभल में। संभल का सच क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी। क्या इसमें तहकीकात होती है? तहकीकात तक कम से कम किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना कम से कम मेरे लिए आसान नहीं है। सवाल दोनों तरफ से पूछे जा रहे हैं, और पूरी घटना दर्शकों आपके सामने है, पूरे वीडियो, पूरे तथ्य बिल्कुल अनएडिटेड आपके सामने। हम जज नहीं हैं, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, लेकिन जो हुआ क्या वो सही था? क्या इस देश में अगर संविधान को ऊपर रखना है तो कोर्ट के ऑर्डर्स पर इस तरह की बातें होनी चाहिए, इस तरह का पथराव होना चाहिए? और क्या पथराव पर सवाल उठाने वाले सिर्फ पथराव की तरफ देखेंगे और दूसरी साइड सिर्फ प्रशासन से सवाल पूछेगा? ये फुल पिक्चर देश कब देखेगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज तमाम अपने पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद करती हूं, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।